Hello everyone. Welcome to Perfection IAS. Today we are going to discuss one more question in our BPSC 50-day planner series. And here we are going to see one more question of international relation. आज का जो हमारा क्वेश्चन है, this reads something like the US China Russia dynamics have created a foreign policy trilemma. Getting the point? Discuss the statement keeping in mind the national interest. ठीक है, तो यहां पे हमको बात करनी है यूएस, चाइना और रशिया के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया कीपिंग इन माइंड द नेशनल इंटरेस्ट. तो सबसे पहले लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रायलम. ठीक है, तो जब हम आईआर के बारे में बात कर रहे हैं, सो लेट मी गिव यू अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी जेनेसिस. इंडिया के फॉरेन पॉलिसी जेनेसिस के बारे में. तो मैं ये इसलिए दे रहा हूं सो दैट आई नीड टू एक्सप्लेन टू यू कि डायलेमा का मतलब क्या होता है. ठीक है, देखो मैं जनरल भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन इफ आई गिव यू अ ब्रीफ जेनेसिस देन दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म. ओके, देखो वर्ल्ड वॉर टू के बाद में द एलाइड पावर दे इमर्ज विक्टोरियस. ठीक है, ये वहां पे जीत गए थे, एलाइड पावर्स जीत गए थे. अब जब एलाइड पावर्स जीते तो इसमें थे वी हैड यूएसए एंड वी हैड रशिया. ठीक है, सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद दिस टू इमर्ज्ड एज ग्लोबल सुपर पावर्स. गेटिंग द पॉइंट? ये मैं 1945 की बात कर रहा हूं. 1947 में इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. अब हुआ क्या कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर टू व्हेन दिस टू सुपर पावर्स दे इमर्ज विक्टोरियस और इन्होंने अपने अपने डोमेन में काम करना स्टार्ट किया, देन देयर स्टार्टेड अ स्ट्रिक्ट कॉन्फ्रंटेशन बिटवीन दीज टू, जिसे कि हम कोल्ड वॉर के नाम से जानते हैं. एंड कोल्ड वॉर वाज नॉट एन मिलिट्री वॉर, इट वाज रादर एन आइडियोलॉजिकल वॉर. ठीक है, तो देखो आप 1947-48 के दौरान बहुत सारे देश आजाद हुए थे. फॉर एग्जांपल वी हैड इंडिया, वी हैड चाइना, वी हैड श्रीलंका, वी हैड इंडोनेशिया. बहुत सारे देश उस टाइम कॉलोनियल लेगेसी को ब्रेक कर चुके थे. गेटिंग द पॉइंट? अब हुआ क्या इसके बाद में कि व्हेन दीज नेशंस गॉट इंडिपेंडेंट, तो द सुपर पावर्स द यूएसए एंड रशिया दे वांटेड दीज नेशंस टू कम टू देम. तो इन्होंने अगले अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशंस को अपने तरफ खींचना चाहा ताकि इसमें दोनों का फायदा होता. सबसे पहले तो ये सुपर पावर ये प्रूव करती वर्ल्ड में कि वी आर द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, और ये जो वीकर नेशन है दे आल्सो गॉट सम सपोर्ट. तो व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडिया वाज इन अ स्टेट ऑफ डायलेमा. डायलेमा मींस either to join the bloc led by USA or to join the bloc led by Russia. अब आप समझ रहे हो डायलेमा क्या होता है? जब आपके पास में टू कंपीटिंग ऑप्शंस हो एंड यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ देम. इवेंचुअली इंडिया चूज नाइदर ऑफ देम एंड वेंट थ्रू समथिंग नोन एज नॉन अलाइंग मूवमेंट. ठीक है, और उसी के रेफरेंस में द वर्ड ट्राइलेमा विल मीन दैट यू हैव थ्री कंपीटिंग चॉइसेस एंड यू हैव टू चूज एनी वन आउट ऑफ इट. गेटिंग द पॉइंट? चलिए अब हम इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं. देखो आप इस क्वेश्चन में ना नेशनल इंटरेस्ट का टर्म यूज किया है. तो जहां भी नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है देयर यू कैन इंट्रोड्यूस वेरी इनोवेटिवली. आप यहां पे क्या लिख सकते हो? इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर आर नो परमानेंट फोर्स एंड देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, बट व्हाट इज परमानेंट इज नेशनल इंटरेस्ट. गेटिंग द पॉइंट? एंड इंडिया हैज ऑलवेज फोकस्ड on this paradigm, which is evident from the NAM movement undertaken by India during the Cold War politics. आपने देखो, आपने एग्जामिनर को ये बात प्रूव कर दी है कि आपको पता है ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस में ना ही कोई आपका परमानेंट फ्रेंड है, ना ही कोई आपका परमानेंट एनिमी है. क्या परमानेंट होता है? वो है नेशनल इंटरेस्ट. और ये चीज इंडिया ने प्रूव कर दी थी जब उसने कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स के दौरान नैम की पॉलिसी को चूज किया था. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन स्टार्ट वेरी इनोवेटिंगली. आप एक और चीज यहां पे लाइन ऐड कर सकते हो कि इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इंडिया हैज इफ नॉट कॉर्डियल देन एट लीस्ट कोऑपरेटिव रिलेशन. भले ही बहुत ही अच्छा रिलेशन ना हो, लेकिन एक कोऑपरेटिव रिलेशन है विद ऑल द थ्री नेशंस, एंड इंडिया डील्स विद देम अकॉर्डिंग टू इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट विदाउट बीइंग interest, without being guided by anyone. ठीक है,
सो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एंड इसके बाद लेट अस कम टू द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन। इन द बॉडी ऑफ द क्वेश्चन जो हम पहला एंगल डिस्कस करेंगे दैट इज बाय द नेम ऑफ रशिया चाइना कन्वर्जेंस। देखो आप यहाँ पे एक बेसिक आप यहाँ पे एक बेसिक हिस्ट्री, या अगर आप इसको कंटेम्प्रेरी इवेंट से भी लिंक करोगे ना, तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। ड्यू टू द रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, या फिर रैदर जब से रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया है, रशिया इज अंडर सैंक्शंस फ्रॉम द वेस्ट। ठीक है, रशिया में वेस्ट का सैंक्शन है, और अभी वह चाइना इज प्रोजेक्टिंग इटसेल्फ where China is projecting itself as a superpower. Again, this is facing the backlash from the West, जिसके चलते ये जो दो एडवर्सरीज हैं यूएसए के, दे हैव कोल्यूडेड, और ये दोनों एक कॉमन फ्रंट पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आई होप मैंने इस चीज को आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया है। उसके बाद में कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट्स भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइनाज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ 1964 was सपोर्टेड बाय रशिया। रशिया ने उसको कुछ लेवल पे सपोर्ट किया था। ठीक है, दो इनके रिलेशंस जो है वो 1970s में थोड़े से हर्ट हो गए थे। व्हाई? बिकॉज चाइना एंड यूएसए दे स्टार्टेड टू बिल्ड सम रिलेशनशिप। लेकिन उसके बाद में जो मैंने अभी आपको इवेंट बताया है, ड्यू टू द आइडियोलॉजिकल, देखो सबसे पहले तो क्या है ना कि यू नीड टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट बोथ चाइना एंड रशिया दे फॉलो सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी which is in stark contrast with या फिर contradiction with the capitalistic ideology of USA, जिसके चलते a lot of problem arises. Moreover, उसके बाद हमने देखा है कि after the disintegration of the USSR also there was no support from the Western bloc, but only China came to its support. ठीक है, तो ये है कुछ हमारा रशिया चाइना कन्वर्जेंस। Either you can take the historical approach or you can take the contemporary approach. ठीक है, और यहीं पे मैंने आपको रशिया यूएसए कॉन्फ्रंटेशन को भी समझा दिया। रशिया यूएसए कॉन्फ्रंटेशन को भी मैंने समझा दिया। देखो, क्योंकि इंडिया जो है ना, इंडिया यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फिर से हिस्ट्री की तरफ लेके जाता हूँ। देखो फिर से अगेन, when India got independence, it had two options: either to join the bloc led by USA, but as India at that very time had come out of the shackles of imperialism, so India was a bit apprehensive of capitalism. थोड़ा हमको डर लगता था। वहीं यूएसएसआर जो है, जो सोशलिज्म को प्रीच करता था, हमने इसको भी ज्वाइन नहीं किया। लेकिन हुआ क्या कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वी कैन से दैट इंडिया टुक अ रशिया टर्न या फिर रशिया टिंग। व्हाई? बिकॉज सोवियत रशिया यूज्ड टू सपोर्ट अस इन द रिजोल्यूशन brought against Pakistan वाले resolution में। Moreover, in the 1971 war against Bangladesh, where USA has pledged support to Pakistan, India signed a treaty of peace and friendship with Russia. ठीक है, और USA was why against us? Because USA wanted us to join, और USA ने पाकिस्तान के साथ सेंटो और मिडिल ईस्ट के साथ सेंटो और सियाटो नाम के अग्रीमेंट को साइन किया हुआ था। So India earlier had very hostile relations with USA, but good relations with USSR. Or now what we are seeing is that now India has developed good relations with USA. इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहले तो जो सिविल न्यूक्लियर डील हमने साइन किया था 2005 में, that has got a lot to do. Moreover, the right wing ideologies, they favor capitalism and good relations with the West. तो ये छोटा सा बैकग्राउंड विच यू नीड टू कीप इन माइंड सो एज टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। अब हम यहां पे देखते हैं यूएस चाइना एक्सेस। लेट अस सी यूएस चाइना एक्सेस। ठीक है, यहां देखो अब सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे फॉट अगेंस्ट ईच अदर इन द 1950 कोरियन वॉर। Now I won't go into the details of Korean War. This is a matter of discussion for some other day. लेकिन जो हमारा कोरियन वॉर हुआ था, जिसमें we separated the Korea into two halves, North Korea and South Korea. This was basically a confrontation between USA and China. ठीक है, उसके बाद में these both superpowers, they had growing differences with Russia. They had growing differences. These two nations, they had growing differences with Russia. Why? Because Russia was growing as a global superpower.
ग्रोइंग रशिया नहीं, ग्रोइंग डिफरेंसेस विद रशिया। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 3, लेट अस सी। उसके बाद में चाइनीज लीडरशिप डिड नॉट रिन्यू इट्स पैक्ट विद रशिया इन 1980। ये सारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और अगर हम अभी के बारे में बात करें, सबसे पहले यूएसए हैज गॉट अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड डेफिसिट। चाइना चाइना इज फॉलोइंग एन एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच, एक एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच फॉलो कर रहा है चाइना। उसके बाद में चाइना का जो ट्रेड पॉलिसी है दैट इज रेस्ट्रिक्टिव। रेस्ट्रिक्टिव मींस कि चाइना चलो एक्सपोर्ट तो सब कर देता है लेकिन इंपोर्ट होने ही नहीं देता है। और उसके बाद में जो ग्लोबल पावर एम्बिशन है, ये तो हम सबको पता ही है। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि ये जो पूरा हमने राइवलरी की बात की है, व्हाट इम्पैक्ट डज इट हैव ऑन चाइना, सबसे ऑन इंडिया। सबसे पहले तो दिस इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट पीरियड फॉर अस, डिफिकल्ट पीरियड ऑफ अस व्हेन वी टॉक अबाउट द चाइना रिलेशंस। रीजन क्या है? जो लद्दाख स्टैंड ऑफ था, उसके पहले डोकलाम स्टैंड ऑफ था, इसीलिए जो बॉर्डर इश्यूज हैं वो बार बार कहीं ना कहीं नेशनल फ्रंट पे आ ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या इंपैक्ट है? सेकंड, वाइडनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद यूएसए, वाइडनिंग ऑफ रिलेशनशिप विद यूएसए। इससे दो चीजें, वाई? बिकॉज इंडिया एंजॉयज अ ट्रेड सरप्लस विद यूएसए, और अर्लियर रशिया जो है, इंडिया यूज टू इंपोर्ट approximately 60 to 70% of its arm and ammunition from Russia. But now India has diversified its basket and we are also importing from USA. Getting the point? उसके बाद में India and Russia relation, they have lost the warmth of the past. Warmth of the past. इसके पीछे के रीजन बहुत सारे हैं। क्या क्या रीजन है? सबसे पहला तो रीजन है डाइवर्सिफाइंग ऑफ रिलेशन। इंडिया का जो रिलेशन है वो बाकी नेशंस के साथ में डाइवर्सिफाई हो गया है। उसके बाद में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जो यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में, दिस हैज आल्सो लेड टू इंडिया डाइवर्सिफाइंग इट्स रिलेशन। मोर ओवर डिफेंस वाले एंगल पे भी नाउ रशिया इज नॉट द मेजर प्लेयर। गेटिंग द पॉइंट? थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा है? अब आप उसके बाद देखो, इंडिया इज एंगेजिंग बोथ विथ यूएसए एंड Russia and China. For example, with USA, India engages in the Quad, very important and very significant. With Russia and China, we engage in BRICS, we engage in SCO. देख रहे हो आप ये कितना कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप बन के आ रहा है। उसके बाद में इंडिया इज वेरी एप्रीहेंसिव, इंडिया इज वेरी एप्रीहेंसिव ऑफ द ग्रोइंग रशिया चाइना रिलेशनशिप। क्यों एप्रीहेंसिव है? क्योंकि दोनों के पास में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो है। पहले तो चलो अगर हम कोई रिजोल्यूशन लेके आते थे तो सिर्फ चाइना ही उसको वीटो करता था, लेकिन ग्रोइंग रशिया चाइना बॉनोमी के चलते द रशिया कैन आल्सो वीटो इंडियाज मेनी अ रिजोल्यूशन व्हिच दे ब्रिंग अबाउट। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत ये सेंस बना रहा होगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वे फॉरवर्ड, कि चलो यार इसके बाद में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, तो सबसे पहले तो इसका वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया शुड only try to pursue the national interest. Why national interest? Because all the major players, they are big superpower. They are big superpower. So if you give them concession once, they will try to get this concession over and over again. उसके बाद में India should try to improve and project its credentials as a major superpower which respects multilateralism. समझ रहे हो? तो मल्टीलैटरलिज्म से क्या होगा कि वी कैन ट्राई टू ब्रिंग ऑल दीज थ्री ग्रुप्स इनटू वन सिंगल समिट लेवल मीटिंग, जहां पे चाइना भी हो, रशिया भी हो, यूएसए भी हो। ठीक है, उसके बाद में इंडिया शुड ट्राई टू यूज रेस्पॉन्सिबल लैंग्वेज while dealing with difficult situations. ठीक है, रिस्पॉन्सिबल लैंग्वेज हमको यूज करने की जरूरत है। एंड मोर ओवर व्हाट इंडिया शुड ट्राई टू डू इज दैट इंडिया शुड ट्राई नॉट टू टेक द लेवरेज ऑफ द वीकनेस, जो उनके वीकनेस है उनका लेवरेज लेने के बजाय ट्राई टू वर्क आउट द डिफरेंसेस। सो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड द आंसर। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा।
We will meet another time with one more question. Thank you very much.